हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जुलाई फर्स्ट वीक के 100 प्लस जो एमसीक्यूज़ हैं, जो हमने पढ़ रखे हैं पूरे क्लासेस में, उनका एक रिवीजन करेंगे। और आपको ये बहुत हेल्प करेगा अगर आपने डेली एमसीक्यूज़ पढ़ रखे हैं, करंट अफेयर पढ़ रखे हैं, तो आपको पता चले कितनी चीज़ें आप रिटेन कर पा रहे हैं। और अगर कुछ भूल रहा होगा तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा। तो सेशन आपको अगर अच्छा लगे, इस तरह के और सेशन चाहते हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक का टारगेट मैं लेकर के चल रहा हूँ 30 लाइक्स, तो अब मुझे उम्मीद है आप लोग इसे कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल। ये जो स्कीम है ये यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लॉन्च करी गई। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, जिसमें 1 लाख रुपए तक उनको दिए जाएंगे। किसकी ये स्कीम है? और यहाँ पे जो यूपीएससी की ही बात हो रही है, तो इसमें जो मेंस वाले बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन बच्चों के लिए ये स्कीम है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये स्कीम किसके द्वारा चालू करी गई। एक सीएसआर इनिशिएटिव है, तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड की ये स्कीम। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो स्कीम है ये एससी एसटी ग्रुप, अगर फीमेल हैं तो उनके लिए, इसके साथ ही जो थर्ड जेंडर के पर्सन्स हैं उनके लिए ये स्कीम काम करेगी। और कोल इंडिया के 39 ऑपरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, केवल उसी के लिए ये अप्लीकेबल है। मतलब जो 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आप उसके परमानेंट रेजिडेंट हैं तभी आप स्कीम के तहत 1 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लिया है तो ये इसकी पूरी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एमओयू सेटअप साइन अप किया हुआ है फॉर सेटिंग अप टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इन अनमैन्ड एरियल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डोमेन। तो ये 3 चीज़ों के लिए एमओयू किया गया है कि ये टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप करी जाएंगी। कहाँ पे होगा ये? तो ये होगा तमिलनाडु। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगर यहाँ पे बात करें, इसी में थोड़ा सी चीज़ें बताता चलूँ कि टोटल इस तरह के 7 टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होने वाली हैं, जिसमें से 4 कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में, और 3 यूपी में, उत्तर प्रदेश में सेटअप करी जाएंगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ $170 मिलियन का जो लोन है वो साइन किया हुआ है। और ये पॉलिसी बेस्ड एक लोन होगा टू स्ट्रेंथन द पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। कि जो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है उसको और अच्छा बनाने के लिए, या फिर हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए, तो ये साइन किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ में। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें अमाउंट भी याद रखेंगे ना आप, तो आपको हेल्प रहती है कि क्योंकि इस तरह के एमओयूज होते रहते हैं, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ और ऐसा होता रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो अमाउंट है वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी का जो कंटिजेंट है वो डिपार्ट हुआ 13th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कि इंडिया थाईलैंड की कौन सी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका 13वां एडिशन हो रहा है, और उसके लिए इंडिया का जो कंटिजेंट है वो गया है, तो इसका नाम है मैत्री। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर चेकलिस्ट ऑफ इट्स इंटायर फाउना कवरिंग 1,04,561 स्पीशीज़। तो ये कंट्री है इंडिया। इंडिया ने अपने इंटायर फाउना की जो लिस्ट, चेकलिस्ट है वो बना ली है, और इसको लेकर के घोषणा करी गई है। पूरा इसका जो कह सकते हैं लिस्ट है वो निकाली गई है। आप चेक करना चाहें तो आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 109वीं वर्षगांठ पे ही ये जो लिस्ट है, इसको चेकलिस्ट है, इसको बताया गया है। तो ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फाउना का मतलब मैं फिर से बता दूं, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फाउना। फ्लोरा का मतलब जो भी प्लांट स्पीशीज़ हैं, कितना भी छोटा बड़ा कैसा भी हो, सब कुछ आता है फ्लोरा में। फाउना का मतलब एनिमल से होता है। एनिमल का मतलब उसमें कीट पतंगे जो भी हैं, मतलब छोटे जीव से लेकर के मछलियाँ, मतलब पानी के जीव हों, चाहे आसमान के जीव हों, धरती के जीव हों, सब शामिल होते हैं। तो ये फाउना की लिस्ट है, फ्लोरा की नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एयर इंडिया साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो फ्लाइंग टेस्टिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाने जा रहा है। कहाँ पे? तो ये है अमरावती में। सी वाला ऑप्शन इसका सही है। 2026 के मिड तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, या बन जाएगा। अमरावती ये कहाँ का है? तो ये है महाराष्ट्र का। ये याद रखिएगा, मैं इसको क्लास में भी बताया था कि अमरावती 2 हैं, दोनों फेमस हैं। जैसे महाराष्ट्र की अमरावती ये हो गई, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, और उसकी स्पेलिंग में इतना डिफरेंस है कि अमरावती उसका ऐसे नाम है। मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आता है उसमें, और इसमें नहीं होता है, अमरावती में जो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं।
4 दिन लंबा चलने वाला इंटरनेशनल टॉय फेयर जो 6 जुलाई से था वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी ने ज्वाइन की है दुनिया की सबसे बड़ी नेवल मिलिट्री वॉर गेम एक्सरसाइज जो कि हवाई में हो रही है। तो इसका नाम है रिम पैक। बी वाला ऑप्शन सही है। और रिम पैक को लेकर एक और सवाल आपसे पूछा जाए, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, केवल इंडियन नेवी और यूएसए की नेवी ऐसा नहीं है, ये मल्टीनेशनल होगी। कई सारे देश, इस बार 29 जो कंट्रीज़ हैं नेवीज़ हैं वो भाग ले रही हैं। इस बार चाइना को दूर रखा गया है इससे, ये भी इसका हाईलाइट पॉइंट था। जो रिम्पैक है इसको होस्ट या एडमिनिस्ट्रेड कौन करता है? तो इसको करती है यूनाइटेड नेशंस की नेवी। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, डैश हैज़ अनवील्ड अ वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सोल्यूशन एमएसएमई सहज इन टू इन डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग। तो एमएसएमई सहज नाम की जो सुविधा है या सोल्यूशन है किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है एसबीआई ने। अब इसमें क्या है कि एमएसएमई सहज को लेकर के एक मतलब जो सोल्यूशन है इसमें क्या है कि जो भी एसबीआई के कस्टमर्स हैं उनको अपने जीएसटी रजिस्टर्ड जो सेल इनवाइस है उसके ऊपर लोन मिल पाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि आपने कोई सामान बेचा है, आपने उसकी इनवाइस जनरेट कर दी, लेकिन आपको पेमेंट नहीं, पेमेंट आपको मिलेगी मान लीजिए 30 दिनों में या 2 महीने में, लेकिन आपको अभी पैसे की अगर ज़रूरत है तो आप उसी इनवाइस के आधार पे लोन ले सकते हैं कि हमको पैसा मिलने वाला है, मिलेगा तो हम दे देंगे या उससे पहले हम दे देंगे, हमको इसके एवज पे लोन दे दीजिए। तो इसी के लिए एमएसएमई सहज लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है कि कितने तक का आपको लोन मिल जाएगा? 15 मिनट के अंदर। सब कुछ प्रोसेस डिजिटल होगा। आपकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री खंगालने के बाद जिस लायक आप एलिजिबल होंगे, आपकी जो बिज़नेस है जिस लायक होगा, वैसे आपको 15 मिनट में लोन मिल जाएगा। लेकिन कितने तक का? तो 1 लाख तक का। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किसने पार्टनरशिप करी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के को प्रिंसिपल स्पॉन्सर के तौर पे? और ये पेरिस 2024 से लेकर के लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स तक ये स्पॉन्सरशिप चलेगी। तो ये है पीएसयू बीपीसीएल, है ना। अगला सवाल है कि आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला है और इसमें जो इंडिया की रैंक है क्या है? तो इंडिया की रैंक है 72nd। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। 72nd रैंक पे इंडिया है। और अगर इसी में बात करी जाए कि टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो टॉप पे कंट्री है सिंगापुर, सेकेंड नंबर पे कौन है? डेनमार्क, और थर्ड नंबर पे कौन है? तो ये है यूएसए। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है कि ये फर्स्ट है। तो सिंगापुर पहले नंबर पे, फिर डेनमार्क और यूएसए आते हैं। चाइना की अगर बात करें तो उसको 31st पोजीशन मिली है इसमें। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक टीम ऑफ रिसर्चर्स हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक नई फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न फ्रॉग की एक नई स्पीशीज़ की खोज करी है, मतलब सींग वाले मेढक की खोज करी है। कहाँ पे? तो इसकी खोज करी गई है अरुणाचल प्रदेश में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, किसको फैसिलिटेट किया गया अटल पेंशन योजना के एनुअल अवार्ड के लिए 2023-24 में कि उसने बहुत बेहतरीन काम किया अटल पेंशन योजना को लागू करवाने में? तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है ये याद रखिएगा, पीएफआरडीए ने अवार्ड को दिया है और ये मिला है बैंक ऑफ इंडिया को। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, किसने अप्रूव किया है एडिशनल $1.5 बिलियन की फाइनेंसिंग किसके लिए? टू सपोर्ट इंडियाज़ लो कार्बन ट्रांजिशन, कि इंडिया का जो लो कार्बन ट्रांजिशन है उसको सपोर्ट करने के लिए इसने ये $1.5 बिलियन की एडिशनल फंडिंग सपोर्ट करी है। तो इसका सही जवाब है डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी से एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो फाइनेंसिंग दी जा रही है $1.5 बिलियन की एक्स्ट्रा में, ये किसके लिए दी जा रही? क्योंकि जो लो कार्बन एनर्जी से लो कार्बन ट्रांजिशन हम कर रहे हैं या फिर एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें हम कर रहे हैं, उसमें कई तरह की रिन्यूएबल एनर्जीज आती हैं, जैसे सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, लिथियम आयन बैटरी आधारित। तो ये किसके प्रोडक्शन के लिए है? तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। इसको शॉर्ट में GH2 ऐसे भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है या मिशन है उसको लॉन्च किया था 2023 में, और उसके तहत 19,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो रखा गया है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भारत बहुत अच्छा निकल सके। और हमारा जो पूरा लक्ष्य इतना है कि हम इतना तो बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन कि हम खुद उपयोग कर सकें, साथ ही साथ हम इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। इसको लेकर के एक और सवाल है इसी क्लास में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इसमें इतना ही। आगे बढ़ते हैं। किसको क्लासीफाई किया गया है एज इंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट? IUCN की जो इस बार की रेड लिस्ट है उसमें बहुत सारे और स्पीसीज़ आए हैं जो कि रेड लिस्ट का पार्ट बने, जो कि बहुत ख़राब बात है। इसमें बताना है कौन सा ऐसा है। तो इसका है बोर्नियो एलिफेंट, कोपी
पोआ कैक्टी, ग्रैंड कैनेरी, जायंट लेजर्ड। तो इनमें से सभी डी और ऑप्शन सही है इसका। कि अब IUCN की रेड लिस्ट में बहुत सारे बच्चे केवल ये समझते हैं कि उसमें केवल जो फाउना होती है, मतलब जो एनिमल्स हो गए, केवल उन्हीं को काउंट किया जाता है, जबकि IUCN की रेड लिस्ट में फ्लोरा फाउना दोनों को काउंट किया जाता है। तो इसमें जैसे ये आप देखेंगे ये कैक्टस का टाइप है, तो ये भी इसकी रेड लिस्ट में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है हेडक्वार्टर ऑफ IUCN इज इन, कि IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कौन सा इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट ऑनबोर्डिंग ऑफ 5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज ऑन ONDC प्लेटफॉर्म, कि ONDC प्लेटफॉर्म पे 5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को ऑनबोर्ड करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका नाम है MSME टीम, और इस टीम की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। पहले तो आपको बताना है ONDC की फुल फॉर्म क्या है। ONDC एक तरह का ई-कॉमर्स प्लेस है, जैसे अमेजॉन वगैरह होते हैं, जहाँ पर डिफरेंट जो MSMEs हैं या फिर जो और भी उद्योग घराने हैं वो अपने प्रोडक्ट वहाँ पे करके लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ से लोग खरीद सकते हैं। तो ONDC का मतलब होता है, ON का बताना है फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये तो आप DC से जान गए। तो इसका सही जवाब है ओपन नेटवर्क, बी वाला ऑप्शन सही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका फुल फॉर्म है। इसी में एक सवाल जो मैंने आपसे कहा कि टीम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो वैसे सब बता दिया गया। MSME ट्रेड डैश एंड मार्केटिंग, तो आपको ई का मतलब बताना है क्या होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, इनेबलमेंट, सी ये होगा। और ये पूरा MSME टीम का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ये टीम का फुल फॉर्म आपका आएगा MSME ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 घंटे की एक एक्सक्लूसिव विंडो ओपन करी है फिनटेक्स के लिए, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया है, क्या है इसमें से, फिन क्वेरी, ए वाला ऑप्शन। अगला सवाल, महाराष्ट्र के कौन से टाइगर रिजर्व में AI सिस्टम जो है ये लगाया गया ताकि जो फॉरेस्ट फायर है उनको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए और उनको हैंडल कर लिया जाए। तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व, डी वाला ऑप्शन सही है। और ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है, इसमें जो टावर लगाया जाएगा AI वाला, इसमें बताया जा रहा है कि जो इस छोटा मोटा जो स्मोक वगैरह होता है या फिर बादल वगैरह आ जाएंगे, क्लाउड वगैरह, तो उनको जो है नहीं डिटेक्ट करेगा, मतलब वो फॉल्स अलार्म नहीं बजाएगा, सही चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। और विदिन 3 मिनट के अंदर अगर कहीं भी आग लगती है इस सिस्टम के द्वारा पता चल जाएगा। अगला सवाल है, किसने लॉन्च किया है ब्रिज द गैप इनिशिएटिव टू एनहेंस लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो लाइफ इंश्योरेंस के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ब्रिज द गैप इनिशिएटिव लॉन्च किया है HDFC लाइफ ने, बी ऑल ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, फ्रांस के थेल्स ग्रुप ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है मैन्युफैक्चर करने के लिए 70 mm रॉकेट्स की इंडिया में। तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा मेक इन इंडिया के तहत। तो ये है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, पूरा इसका नाम है। तो अडानी डिफेंस के साथ 70 mm के रॉकेट्स बनाएगा कौन, फ्रांस का थेल्स ग्रुप। ये रॉकेट कहाँ लगेंगे, किस में प्रयोग आते हैं 70 mm के, तो ये 2 हेलीकॉप्टर हैं इंडिया के, एक तो है रुद्रा ALH और दूसरा है प्रचंड LCH, इन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल है, किसने अपना पहला फर्स्ट एवर फ्लोटिंग पावर प्लांट 10 मेगावाट पावर का जो है वो इनॉग्रेट किया है। तो ये है सेंट्रल रेलवेज। आपको पता होगा कि जो भी रेलवेज हैं, सेंट्रल नहीं पूरी जो रेलवेज हैं, 2030 तक कार्बन फ्री या नेट जीरो होने का इनका लक्ष्य है। तो नेट जीरो के लक्ष्य के लिए इस तरह के जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैं या फिर पावर प्लांट हैं, इन सब का प्रयोग किया जा रहा है ताकि रेलवे में इस्तेमाल होने वाली जो बिजली है वो किसी भी तरीके से फॉसिल फ्यूल से ना आए। अगला सवाल, लिखा हुआ है कौन अटेंड करेगा इंडिया से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है इस बार हो रही है या हो चुकी है, कहाँ पे हुई है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अटेंड करेंगे। और ये कहाँ पे हो रही है, अस्ताना में। अस्ताना कहाँ की राजधानी है, कजाकिस्तान की। अगला सवाल, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत पाकिस्तान दोनों इसके पार्ट हैं और ये रशिया और चाइना ने मिलकर के इसको बनाया था। बाद में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था। इसको लेकर के एक और सवाल है कि इसका 10वां ऑफिशियल परमानेंट मेंबर कौन बना है, वो भी सवाल आपसे पूछूंगा मैं। अगला सवाल, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है। तो 30 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। अगला सवाल है कि एक इंडियन डेलीगेशन है जिसको लीड किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने, तो उन्होंने अपने 5 दिन का जो विजिट है उसको कंक्लूड किया और ये कहाँ के इलेक्शन को ऑब्जर्व करने गए थे। तो जो CEC हैं भारत के, वो गए हुए थे
मंगोलिया के जो इलेक्शंस हैं उनको देखने या ऑब्जर्व करने। ऐसे भारत के अलावा और भी देशों को बुलाया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने नए बैंक नोट जो है 3 जुलाई को इशू किए, तो ये है जापान। ये सवाल सिर्फ नए नोट जारी करने का नहीं है, बल्कि जापान ने नोटों को ये टाउट करते हुए रिलीज़ किया कि दुनिया के पहले ये 3D रोटेशनल 3D वाले यहाँ पे नोट हम जारी करें। मतलब कि अगर आप उन्हें देखेंगे एकदम 3D में उनके फिगर्स वगैरह आपको दिखेंगे। मतलब हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किए हैं। कह रहे हैं कि इससे जो काउंटर फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। BIS ने और इंडिया के RBI ने कितने देशों के साथ मिल करके एशियन कंट्रीज़ के मिल करके प्रोजेक्ट नेक्सस को स्टार्ट किया हुआ है। प्रोजेक्ट नेक्सस के लिए मतलब RBI ने BIS एक तो शामिल है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, और कितने और आसियान देश हैं जो शामिल हैं, तो इसका सही जवाब है 4। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन 4 देशों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। फिलहाल हम बात करें आसियान की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ डैश एशियन नेशंस हेडक्वार्टर्ड इन। तो आपको इसका फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर्ड दोनों पता होना चाहिए। तो इसका जवाब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। ध्यान रखिएगा, भारत आसियान का ऐसा पार्ट नहीं है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जैसा मैं कह रहा था कि इस प्रोजेक्ट नेक्सस की, तो प्रोजेक्ट नेक्सस में मलेशिया शामिल है, फिलीपींस शामिल है, सिंगापुर है, इंडिया तो है ही है, RBI का प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस में चौथा कौन सा देश है? तो ये है थाईलैंड। और ये कब तक लाइव जाने की इसकी उम्मीद है? तो ये है 2026। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है कि थाईलैंड भी है और 2026 में लाइव जाएगा। वही क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर के ये प्रोजेक्ट नेक्सस है कि आसानी से कम खर्चे में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इन देशों में हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं। CII ने एक MOU साइन किया हुआ है किसके साथ में, ताकि जो डिजिटल स्किल है वो यूथ को प्रोवाइड करी जा सके अदर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये है NASSCOM। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, किसने सक्सेसफुली डेवलप किया हुआ है और सर्टिफाई किया हुआ है न्यू एक्सप्लोसिव विथ लिथैलिटी ऑफ 2.01 टाइम्स ग्रेटर देन स्टैंडर्ड TNT। तो ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का, ऐसा कहा जा रहा है, दुनिया का जो सबसे पावरफुल या सबसे लीथल नॉन न्यूक्लियर बम है। मतलब स्टैंडर्ड TNT से 2.01 टाइम्स ज़्यादा ग्रेटर है। मतलब न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। तो इसको जो है सर्टिफाई किया है इंडियन नेवी ने। बनाया इसको किसने है? तो मैन्युफैक्चर्ड बाई कौन है? तो ये है सोलार इंडस्ट्रीज़। ये नागपुर बेस्ड एक इंडस्ट्री है जो कि डिफेंस के सेक्टर में काम करती है। तो सोलार इंडस्ट्रीज़ ने इसको बनाया है, इंडियन नेवी ने इसे सर्टिफाई किया हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम या एक्सप्लोसिव होने वाला है। अब ये जो एक्सप्लोसिव होगा, बम तो नहीं, कि बम तो एक टाइप हो गया कि जिसमें एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक्सप्लोसिव का मतलब यहाँ पे कि इसका इस्तेमाल हम अलग अलग चीज़ों में कर पाएंगे। बम में भी कर पाएंगे, जो आर्टिलरीज होती हैं उसमें भी कर पाएंगे, मिसाइलों पे लगा पाएंगे। ये मतलब इतना पावरफुल ये बनाया गया है। और इसका नाम आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है सेबेक्स 2। सी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मतलब CA डे 1 जुलाई को मनाया जाता है कौन से दिवस के साथ में? तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। नेशनल डॉक्टर्स डे और CA डे ये हमारे यहाँ एक साथ आते हैं, दोनों नेशनल डे हैं 1 जुलाई को। लिखा हुआ है किसने हूल दिवस सेलिब्रेट किया हुआ है फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ ट्राइबल लीडर्स ऑफ सिद्धू कान्हू, चंद भैरव एंड फूलो झानो। तो इनके सेक्रीफाइस को सेलिब्रेट किया जाता है हूल दिवस के तौर पे। तो ये मनाया गया है झारखंड में। बी वाला ऑप्शन सही है। और ये 30 जून को मनाया जाता है हर साल, क्योंकि मतलब ये जो लीडर्स हैं इन्होंने मिल करके जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसकी शुरुआत करी थी। ट्राइबल लड़ गए थे अंग्रेज़ों से 1855 में, तो उसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है झारखंड में। अगला सवाल, ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 ये आयोजित हुई और ये कंक्लूड भी हो चुकी है आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज कराया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। और ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, लिखा हुआ है कि चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी या CS शेट्टी किसके चेयरमैन बनाए गए हैं? तो SBI के चेयरमैन बनाए गए हैं। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है खास तौर पे, क्योंकि SBI जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बदलेंगे तो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं।
लिखा गया है कि फॉर हाई वैल्यू कस्टमर इन रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट कौन से बैंक ने यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस लॉन्च करी हैं, ताकि जो उनके अमीर या फिर हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उनको और अच्छी सुविधा दी जा सके जैसे प्राइवेट बैंकों में मिलती है। तो उसके लिए लॉन्च करा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस। आगे बढ़ते हैं। IRS ऑफिसर कौन है जिनको न्यू CBDT चेयरमैन बनाया गया, तो ये है रवि अग्रवाल। ए ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जॉर्ज रसल कौन सी टीम के हैं जिन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो ये है मर्सिडीज के। बी ऑल ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया रिसीव डैश $1 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2023। तो इंडिया एक तो आपको बताना है कितने $1 बिलियन रिसीव किए हैं रेमिटेंस के तौर पे। ए वाला ऑप्शन से $120 बिलियन रिसीव किए हैं। और रेमिटेंस रिसीव करने वाले लिस्ट वाले देशों में इंडिया ने टॉप भी किया हुआ है। पहले और दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है, उसमें केवल $66 बिलियन रिसीव किए हैं रेमिटेंस के तौर पे। तो आप देख सकते हैं मतलब भारतीय लोग बाहर से जो अपने देश में पैसा भेज रहे हैं उसको कहा जाता है रेमिटेंस, तो उसमें भारत नंबर 1 है। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें कि इंडिया का जो सबसे बड़ा सोर्स रहा रेमिटेंस में, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कौन से देश से आया इंडिया में, तो उसका सही जवाब है USA। सी वाला ऑप्शन। सेकेंड नंबर पे कौन था, UAE। आगे बढ़ते हैं। डिक स्कोफ इनको बनाया गया हुआ है प्राइम मिनिस्टर कहाँ का, तो ये बने हैं नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है 3 महीने लंबी चलने वाली संपूर्णता अभियान जो उसको लॉन्च किया है किसने, तो इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नीति आयोग जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, अब वो नीति आयोग है। इसी से एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं मैं कि CEO कौन है नीति आयोग का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं अमिताभ कांत में, जबकि वो तो बहुत पहले मतलब CEO से हट चुके हैं। इस समय कौन है, तो ये है BVR सुब्रमण्यम। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। गलती से भी अमिताभ कांत मत कर दीजिएगा, अमिताभ कांत इस समय G20 के शेरपा हैं भारत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेंटर इश्यूज स्कीम गाइडलाइंस फॉर फंडिंग ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद अ टोटल बजटरी आउटले ऑफ, कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए सेंटर ने जो फंडिंग या फिर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए फंडिंग है, उसका बजटरी आउटले क्या है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का नहीं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ वगैरह का। तो ये है 200 करोड़ रुपीज़। मैंने आपको क्या बताया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो बजटरी आउटले है वो 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, मतलब समथिंग है 19,000 करोड़ समथिंग इसका टोटल बजट है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष। आगे बढ़ते हैं। इंडियन जो ट्रेवलर हैं या NRIs हैं, कौन से देश में अगर आप जाएंगे तो UPI के माध्यम से जो POS मशीन होती हैं वो पेमेंट कर पाएंगे। POS मशीन में जाएंगे, QR कोड की डिमांड करेंगे और अपने UPI से आसानी से QR कोड स्कैन करके पे कर पाएंगे। तो ये देश है UAE। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी के साथ एक और बता देता हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स जो हो रहा है 2024 में, इसमें भी UPI को लॉन्च किया गया है। ये भी एक न्यूज़ है, पेरिस ओलंपिक्स में भी UPI को लॉन्च किया गया है कि वहाँ पर भी UPI के माध्यम से पेमेंट हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ डैश एंड स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया हैव साइंड MOU टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। तो AI टूल्स डेवलप करने के लिए NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया हुआ है, MOU किया हुआ है। और ये जो MOU है, जो लार्ज कार्डमम होती है, बड़ी इलायची, उसमें जो डिजीज़ होती है उनको डिटेक्ट करने के काम आएगा, और वो भी कहाँ पे, सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं। इंडिया है सक्सेसफुली टेस्टिफाइड इज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1 जिसको टेस्ट फायर किया गया है। ये रेडिएशन इमिट करने वाले टारगेट को हिट करेगी और इसका इस्तेमाल जो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह है उनको नष्ट करने में किया जाएगा। और इसको इंटीग्रेट किस में किया गया है, तो इंडियन एयरफोर्स के ये हैं सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं इसमें इंटीग्रेट किया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये सवाल पूछा जाता है कौन सी मिसाइल है, तो एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब इसको फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा और ज़मीन के टारगेट को हिट करेगी। अपॉइंटमेंट कमेटी ने किसको नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरमैन बनाया है, तो ये है डॉक्टर BN गंगाधर। अगला सवाल है सोपना कालिंगन ऑफ कालिंगल प्लांटेशन त्रिशूर, इनको मिला है स्पाइस अवार्ड 2024 का। इस अवार्ड को किसने इंस्टीट्यूट किया हुआ है, मतलब कौन देता है, किसने इसको फाउंड किया, तो ये है B ICAR। आगे बढ़ते हैं। WPI की जो पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट है ऑफ जनरेटिव AI, इसके अनुसार कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेटेंट जो है फाइल किए हुए हैं, रिसीव किए हुए हैं, तो जेन AI के क्षेत्र में, मतलब जनरेटिव जो AI है उसके क्षेत्र में, तो ये है चाइना।
चाइना ने या चाइना के जो इनोवेटर्स हैं उन्होंने 38,000 प्लस जो पेटेंट्स हैं वो जेन एआई के क्षेत्र में वो फाइल किए हुए हैं। वहीं सेकंड नंबर पे यूएसए है। यूएसए में केवल 6,000 प्लस, मतलब अगर देखा जाए फर्स्ट और सेकंड में 6 गुना से ज़्यादा का अंतर आ रहा है। इंडिया इसमें 5th नंबर पे है, ये जान करके रखिए। 1300 समथिंग यहाँ पे जो पेटेंट हैं जेन एआई के क्षेत्र में इंडिया से भी फाइल किए गए हैं। इसी में एक सवाल और बन जाता है कि इंडिया की रैंक क्या है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया पिछले सवाल में, 5वीं रैंक आ रही है इंडिया की। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कौन होस्ट कर रहा है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन न्यू दिल्ली में, जो कि जुलाई 21 से होगा। तो इसको होस्ट कर रहा है पहली बार इंडिया। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसरो का कौन सा मिशन है जो कि मतलब 2023 में लॉन्च हुआ था और इसने अपनी फर्स्ट हॉलो ऑर्बिट जो अराउंड सन अर्थ L1 पॉइंट है उसके अराउंड ये 178 डेज, ये भी लिख देता हूं मैं, 178 डेज रिकॉर्ड टाइम में पूरी कर ली। पहली हॉलो अर्थ ऑर्बिट का जो एक कंप्लीट चक्कर है वो पूरा लगा लिया है। तो ये मिशन है आदित्य L1। ए वाला ऑप्शन सही है। आदित्य L1 को सूर्य की स्टडी के लिए, सन की स्टडी के लिए छोड़ा गया था इसरो के द्वारा 2023 में। अब ये अपना जो सन अर्थ का L1 पॉइंट है, L1 पॉइंट का मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर सन और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं वो कैंसिल आउट होती हैं, और वो पॉइंट ऐसा होता है कि वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ना तो सन की तरफ जाएगा ना तो अर्थ की तरफ आएगा, वो वहाँ पे सस्पेंडेड रहेगा। और इसीलिए उसको वहाँ पे रखा जाता है ताकि उस जगह पर कोई भी अगर सेटेलाइट पहुँच जाता है तो उसको अर्थ के रोटेशन या ग्रेविटेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमेशा सूर्य की तरफ मुँह करके ही वो स्टडी कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया है हेल्थ साथी नाम का एक अपने मर्चेंट्स के लिए हेल्थ केयर प्लान या फिर एक इनिशिएटिव, तो ये है पेटीएम। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है, लिखा हुआ है कौन सा देश है जो चेयर कर रहा है अपनी फर्स्ट मीटिंग एज अ चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस एट अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल मीटिंग इन। तो ये जो चेयर कर रहा है ये है इंडिया। ये पहली बार ऐसा है कि इंडिया चेयर कर रहा है, लेकिन बी वाला ऑप्शन इसका गलत है। कोलंबो में इसका जो मीटिंग है वो नहीं चेयर कर रहा है, वो है डी वाला ऑप्शन। कहाँ पे? जेनेवा में। IOM का जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये जेनेवा में है, वहीं पे इस मीटिंग को इंडिया चेयर कर रहा है। कोलंबो प्रोसेस का मतलब ये है कि एक जो साउथ ईस्ट या जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादातर जो माइग्रेशन है वो होता है, वो माइग्रेट करके लोग जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए। तो वहाँ पर जो जा रही है लेबर, तो उनको सही तरीके से मतलब सही फेयर मिल सके, सही उनके साथ ट्रीटमेंट हो सके, उनके लिए सुविधाएं जो हों सही हों, तो ये सब देखने का काम कोलंबो प्रोसेस का होता है। उसी के लिए कोलंबो प्रोसेस बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 16वां एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नोमैडिक एलिफेंट। ये किसके किसके बीच में होता है, जो कि इस बार हो रहा है मेघालय के उमरोई में। ये भी याद रखने वाली बात है कि इंडिया में ही हो रहा है, मेघालय के उमरोई में। तो नोमैडिक का मतलब किससे है? मंगोलिया से, और एलिफेंट भारत को रिप्रेजेंट करता है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मंगोलिया इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। उलन बटार कहाँ की कैपिटल है? तो उलन बटार कैपिटल है, उलान बटार कह लीजिए, बी वाला ऑप्शन मंगोलिया की। तो मंगोलिया को लेकर के कई सारी न्यूज़ें थी पिछली बार, तो आपको पता होना चाहिए इसकी कैपिटल क्या है, और मंगोलिया को रिलेटेड कोई और सवाल भी आपसे अगर आते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा डैश टू लीड 28 मेंबर इंडियन एथलेटिक्स टीम इन पेरिस ओलंपिक 2024। कौन लीड कर रहा है? तो ये है नीरज चोपड़ा। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पूरे जो पूरा इंडियन कॉन्टिजेंट है इसमें जो 17 मेल हैं और 11 फीमेल हैं, और 8 ऐसे एथलीट्स हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो कि इससे पहले हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 का मस्कट क्या है? तो मस्कट क्या है? तो फाइरेज। इसको डी वाला ऑप्शन, आप प्रोनाउंसिएशन को देख सकते हैं, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। मतलब ये एक तरह की टोपी होती है जो फ्रांस के लोग पहनते हैं, तो उसी को मस्कट बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ सेंटर ने अपने 10,372 करोड़ रुपए के इंडिया AI मिशन के फंड में से 5,000 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वो किस जगह पे क्या क्या प्रोक्योर करने के लिए खर्च करने का प्लान बनाया है? तो इस पूरे फंड में से 5,000 करोड़ रुपए के क्या खरीदे जाएंगे? GPUs। बी वाला ऑप्शन सही है। मैंने आपको क्लास में बताया था इसके बारे में डिटेल में, इसलिए क्लास अगर देखेंगे तो अच्छा, यहाँ पे जो डिटेल है बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही क्योंकि रिवीजन क्लास है। डिटेल जो हम चर्चा करते हैं वो हमारी जो रेगुलर डेली क्लासेज होती हैं उसमें करते हैं। लिखा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 इस इफेक्ट में कब आया? जो कि 26 जून 2024 को इफेक्ट में आया। इसने कौन से 2 कानूनों को अब रद्द कर दिया, रिपील कर दिया है? तो इसके आने की वजह से 2 कानून,
इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट दोनों अब नल एंड वाइड हो चुके। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 2023 का, इसमें अब क्या प्रोविज़न किया गया है और ये बात किसकी, और यहाँ पे चेयरपर्सन तो लिखा है, संस्था ने लिखा है, हम ट्राई की बात कर रहे हैं। ट्राई जो कि टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ट्राई का चेयरमैन जो व्यक्ति बनेगा उसके पास कितने साल का मिनिमम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है 30 साल। और अगर कोई मेंबर बनेगा उसका तो उसके लिए 25 साल। ये मेंबर्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BIS जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से तरह के जो बर्तन होते हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है। मतलब ये वाले इस धातु के बने बर्तन होंगे तो वो आपको BIS स्टैंडर्ड उस पर होना ही चाहिए, ISI मार्क लगा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम, इन दोनों तरह के बर्तनों के लिए अब ISI मार्क जरूरी है। अगला सवाल है कि द वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज़ गॉन अप रिकॉर्ड हाई फिगर दैट इज ₹- रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ ऑफ 16.7%। कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है इंडिया में वो अपने रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है, पिछले साल से भी ज़्यादा हुआ है। ये कितना है, 1.27 लाख करोड़ रुपीस का डिफेंस प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जिसमें 79.2% के आसपास कौन सी हैं जो डिफेंस सेक्टर की PSUs हैं वो कर रही हैं, बाकी का जो बचा है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे का जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है और है कहाँ पे, याद रखिएगा, वडोदरा में। अपनी तरह का इंडिया का पहला विश्वविद्यालय है ये। किस क्षेत्र में काम करता है, जो भी लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में मैन पावर की, टैलेंटेड मैन पावर की जरूरत है उसको प्रोवाइड करता है। सिर्फ रेलवेज के लिए ही नहीं, रेलवेज, एयरवेज और कह सकते हैं जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है सबके लिए लागू करता है। इसने एक MOU साइन किया हुआ है एयरोस्पेस टीचिंग और रिसर्च के लिए। ये किसके साथ किया है, तो ये एयरबस के साथ किया है। ए और ऑप्शन इसका करेक्ट है। एयरबस भी आपको पता होगा एविएशन के क्षेत्र की कंपनी है, एयरप्लेन हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस एनर्जी लिमिटेड CESL, इसने एक MOU साइन किया हुआ है ग्रीन मोबिलिटी के लिए फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन ऑफ डे NRLM। तो इसमें आपको बताना है इसका नाम क्या है, कि ये जो इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो आती हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, तो उनके लिए ग्रीन मोबिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसकी योजना का नाम है स्त्री, बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है, जिसके अंतर्गत इनको ग्रीन मोबिलिटी मिलेगी। मतलब आने जाने के लिए ये जो कन्वेंशनल जो बाइसिकल वगैरह है उसका प्रयोग ना करके जो बैटरी से चलने वाली बाइक्स वगैरह उनका प्रयोग करेंगी। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बतानी होगी, स्त्री का फुल फॉर्म क्या है, तो डैश ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो सब कुछ पता है, आपको बताना है एस का मतलब क्या है, तो ये है सस्टेनेबल, बी और ऑप्शन इसका सही है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो गांव के एरिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बाइसिकल की सुविधा प्रोवाइड करेगा। अगला सवाल है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन सिविल, इसने पार्टनरशिप करी है और मिल करके कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसके लिए, टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं MSME के क्षेत्र में जो काम कर रही हैं उनको जो क्रेडिट है उसके प्रति अवेयर किया जाएगा, क्रेडिट अवेयरनेस पैदा करी जाएगी, कैसे वो अपने पैसे का, फाइनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से क्रेडिट ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इस स्कीम का नाम है शहर, बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, कियर स्टामर या सर कियर स्टामर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन से देश के, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम के। ऋषि सुनक थे इससे पहले जो कि हार चुके हैं इलेक्शन। 4 सिटीज़ हैं, जमशेदपुर, शिलोंग, कोलकाता एंड कोकराझार, जो कि 133वां एडिशन होल्ड करेंगी, डूरंड कप का होस्ट करेंगी। तो ये जो डूरंड कप है कौन से खेल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है फुटबॉल, सी और ऑप्शन करेक्ट है। ये 4 सिटीज़ के नाम याद रखेगा, जमशेदपुर, शिलोंग, कोलकाता और कोकराझार, ये 4 सिटीज़ ये होस्ट करने वाली हैं। अगला सवाल है कि FATF ने अपनी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023-24 में किसको सेलेक्ट किया है, तो NBFCs, पूरा NBFCs का जो सिनेरियो है या फिर पूरा एरिया है उसको इवेलुएट करने के लिए कौन सी कंपनी को सेलेक्ट किया, तो यह है मुथूट फाइनेंस, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये मुथूट फाइनेंस के लिए अच्छी बात है। ये जो पूरा फिजिकल इवेल्युएशन यहाँ पे हुआ था ये नवंबर 2023 में हो चुका है। अगला सवाल, धीरेन्द्र ओझा को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ, तो ये डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके, तो ये बने हैं PIB के, सी वाला ऑप्शन सही है। इसके साथ साथ ही इन्हें गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन भी नियुक्त किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आगे बढ़ते हैं, किस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपना नाम बदल करके सम्मान कैपिटल लिमिटेड रख लिया है, तो यह है इंडिया बुल्स, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है,
कि सेंटर ने 4 जुलाई 2024 को नोटिफाई किया है कि जस्टिस शील नागू चीफ जस्टिस बनेंगे कौन से हाई कोर्ट के, तो इसका सही जवाब है बी वाला, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। अगला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो डेडलाइन है एक्सटेंड कर दी है स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए, कब तक के लिए, मार्च 2025। सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें कह रहे हैं कि 90% काम हो चुका है, 10% भी हो जाएगा 2025 तक। लिखा हुआ है किसको फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया 10th मेंबर ऑफ SCO। मैंने कहा था एक सवाल आएगा, तो 10th मेंबर बना है बेलारूस, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, ADB और NG ग्रुप जो है उसने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया हुआ है किसके लिए, फॉर 400 मेगावाट सोलर फोटोवोल्केनिक पावर प्लांट के लिए, जो कि कहाँ बनेगा, गुजरात में। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये बनेगा, तो ये बनेगा सुरेंद्र नगर में, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और भारत का जो टारगेट है वो कितने का है, मैंने बताया था 500 गीगावाट आवर का जो टारगेट है वो भारत का है कि वो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा 2030 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, क्योंकि ADB का नाम हमारे इस हफ्ते में बहुत बार आया है। तो ADB का जो हेडक्वार्टर है वो है मेट्रो मनीला में, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी से एक और सवाल कि मसात्सुगो अस्कावा प्रेसिडेंट कौन से यहाँ पे इंस्टीट्यूट के हैं, तो ये हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसात्सुगो अस्कावा। अगला सवाल है कि अब यहाँ पे मैं जो लगातार सवाल होंगे, जितने अभी पिछले हफ्ते में मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहीं जिनके अलग अलग स्कीमें आई हैं, बात हुई है, उनके नए मिनिस्टर्स कौन हैं ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर ये सवाल आ भी जाए कि अच्छा कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के या फिर MSME के मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च करी, तो आपको पता हो मिनिस्टर कौन है, आप लगा सकें उसका। तो MSMEs के मिनिस्टर कौन हैं, तो ये हैं जीतन राम मांझी, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर कौन हैं, तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर कौन हैं, तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, और ये पावर मिनिस्टर भी हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, अच्छा ये तो मेरे ख्याल से पिछला सवाल है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसके मिनिस्टर कौन हैं, तो ये हैं अमित शाह। ध्यान रखिएगा, अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के भी मिनिस्टर हैं, क्योंकि अभी बात आई थी ना कि जो कॉपरेशन डे के ऊपर कुछ वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, तो उसको लेकर के तो वो यहाँ से सवाल बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, तो ये हैं जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये कौन है, क्योंकि इसकी भी बात आई थी, अभी हमने बात किया था ना कि फ्लोरा की लिस्ट, फौना की लिस्ट रिलीज करी है, तो ये हैं भूपेंद्र यादव, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये कौन है, तो ये हैं अश्विनी वैष्णव। ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है, ये हैं अश्विनी वैष्णव, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन किसके पास है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। अगला सवाल है मिनिस्ट्री ऑफ कोल किसके पास है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कोल है जी किशन रेड्डी के पास। याद है पहला ही सवाल जो मैंने आपको बताया निर्माण पोर्टल से लेकर के कि CIL कोल इंडिया लिमिटेड किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, जिसके मिनिस्टर कौन है, जी किशन रेड्डी, इन्होंने ही उसका इनॉग्रेशन किया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे जो करंट अफेयर हैं ये समझ में आए होंगे। पूरा रिवीजन मैंने करा दिया बहुत कम समय में। इस तरह रिवीजन अगर आप करते रहेंगे तो करंट अफेयर कभी भूलेगा नहीं, और अगर भूलेगा भी तो आपके पास ये PDF रहेगी, आप यहाँ से ले सकते हैं, करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किया करेंगे तो मुझे भी थोड़ा और प्रोत्साहन मिलेगा इस तरह की और वीडियोज़ लाने का। और जो क्लास है आज वाली करंट अफेयर की वो शाम तक आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी लोगों को बाय।